जनता सबसे पहले मेरे साथ मिलके बोली जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी वाले राम नहीं, हमारे वाले राम। भारतीय जनता पार्टी वाले राम सिर्फ उन्हें वोट दिलाते, हमारे वाले राम हमें एक अच्छा इंसान बनाते, सभी लोगों के साथ चलना सिखाते, सभी लोगों से प्यार करना सिखाते। इसलिए हमेशा बोले, कोई आपसे बोली जय श्री राम बोलिए, घबराइए मत, खुल के बोलिए जय श्री राम। बस ये याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले राम नहीं। आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद जो न्यू इंडिया बना उसमें क्या बदलाव आए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। क्या न्यू इंडिया बन चुका है? दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ, हाँ नया इंडिया बन चुका है। अब ये पुराना इंडिया नहीं रहा है, इसमें काफ़ी सारे बदलाव आ चुके हैं। क्या क्या बदलाव आए उसके बारे में आगे बात करते हैं। पार्टी को पसंद करते थे या ना पसंद करते थे, आप सिटीजन रहते थे इस देश के, लेकिन अब या तो आप नेशनलिस्ट हो जाते या एंटी नेशनलिस्ट हो जाते हैं, या तो आप भक्त बन जाते या देशद्रोही बन जाते। ये सबसे बड़ा बदलाव आया है। 2014 से पहले ऐसा कुछ नहीं था। कांग्रेस के भी कट्टर समर्थक थे, जैसे इस समय बीजेपी कट्टर समर्थक है, लेकिन अब सबको टैग मिल चुका है। बीजेपी कट्टर समर्थक अपने आप को भक्त बोलते हैं और कांग्रेस के समर्थकों को या जो बीजेपी के खिलाफ रहते हैं उन्हें एंटी नेशनल बोला जाता है। ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, एक फेसबुक में पोस्ट लिखना है और आपको आपकी जानने वाले ही बोल देंगे कि भैया तुम देशद्रोही हो, तुम्हारे को दिखाई नहीं देता। तो सबसे बड़ा बदलाव दोस्तों ये आया है। दूसरा बदलाव दोस्तों, जो पहले के आंदोलन होते थे, जिन नेताओं को ब्लैक मनी लाने की चिंता होती थी, लोकपाल लाने की चिंता होती थी, आज वो खामोश बैठते हैं। अन्ना हजारे की बात कर लीजिए, अन्ना हजारे जी भूख हड़ताल में बैठे रहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें देश से भ्रष्टाचार खत्म करना था। लेकिन आज उन्हें भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना है। आज वो एक टिप्पणी नहीं करते, चाहे कोई भी भ्रष्टाचार होता रहे, कोई आंदोलन की बात नहीं करते, वो शांत रहते हैं। दूसरा बदलाव दोस्तों ये आया, बाबा रामदेव ब्लैक मनी लाने के लिए रामलीला मैदान से उन्हें भागना पड़ा था लाठी चार्ज के बाद, लेकिन आज उन्हें ब्लैक मनी की कोई चिंता नहीं है। उनके सपनों का ब्लैक मनी आ चुका है। अब उन्हें लगता है पतंजलि देश का भला कर सकता है। बस पतंजलि की बातें करो और पतंजलि के प्रोडक्ट को बेचो और लोगों को प्रेरित करो, वो उन्हें खरीदे। एक और बदलाव दोस्तों ये है, तो सीएजी सरकार का ऑडिटर, जो सरकार की कामकाज का हिसाब रखती है, जो लोगों को बताती है कि सरकार ने जो पैसा अलॉट किया है किसी भी काम के लिए वो सही तरीके से खर्च हुआ है नहीं हुआ है। 2014 से पहले उस सीएजी ने बहुत अच्छी तरीके से रिपोर्ट पेश करी है। लोगों को पता चला सरकार कैसा काम कर रही है, कितना भ्रष्टाचार कर रही है। लोगों की आंखें खुल गई जब उन्होंने इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आंकड़े सुने, भ्रष्टाचार जो अमाउंट नेताओं की जेबों में गया, लेकिन वो सीएजी बिल्कुल खामोश है। क्यों दोस्तों? क्योंकि वेलकम टू डिक्टेटरशिप। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट वही सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने सीबीआई को कहा था सरकारी तोता है, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल खामोश रहता है। हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में ज़्यादा बात करने को, उनके ऊपर कोई टिप्पणी करने को, उनको क्रिटिसाइज़ करने को। हाँ, ये सरकार सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा वैल्यू नहीं देती, लेकिन हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करते हैं, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल इज्जत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। मीडिया द फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो देश के लोगों को ऐसे अंधकार में ले जा रहा है अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने मास्टर्स को खुश करने के लिए, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। मीडिया के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कभी कोई अटैक हो तो उसे बचाए, उसको सरकार की सच्चाई को दिखाए। लेकिन मीडिया इस समय सरकार की सच्चाई को इस तरीके से दिखाता है कि मानो उनकी गलतियों में भी उन्होंने पता नहीं क्या अचीव कर लिया हमारी सरकार ने। वो आम आदमी को उसके सही मुद्दों के बारे में बात करने ही नहीं दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने कल देश को एक संबोधन किया तो उन्होंने 5 किलो राशन लेने की बात कही, उसमें कोई उन्होंने प्राइम टाइम में उसे जगह नहीं दी। क्यों दोस्तों? क्योंकि मीडिया खुद चाहता है हम लोग इन्हीं मुद्दों में लड़ते रहे, हिंदू और मुसलमान, इंडिया और पाकिस्तान। ना बेरोजगारी की बात करें, ना पॉवर्टी की बात करें, ना करप्शन की बात करें, ना एजुकेशन की बात करें। क्योंकि मीडिया दोस्तों, आप मानो या ना मानो, देखिए मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा इस देश का। मीडिया सिर्फ अपने मास्टर्स को खुश करने में लगा हुआ है। और आप बात करते हैं कांग्रेस के बारे में, आप मान क्यों नहीं लेते? कांग्रेस 70 साल जो उन्होंने राज किया, जिसको बर्बाद करने के लिए कांग्रेस हट चुकी है। अब कांग्रेस से सवाल पूछ के कोई फ़ायदा नहीं है। कांग्रेस अगर इस समय कांग्रेस से हम सवाल पूछते हैं तो समझ लो हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं। कांग्रेस वो पार्टी है जो एक संसद भवन में एक सरकार का बिल नहीं रोक पाती। कांग्रेस से सवाल पूछ के अपना टाइम क्यों खराब करना दोस्तों? ना कांग्रेस सड़कों में है, ना संसद भवन में है। आज देश में पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, चाइना से कुछ भी होता है, या बेरोजगारी बढ़ती है, या कोरोना वायरस के बाद जो लॉकडाउन होता है उसमें जब मजदूर सड़कों में निकलते हैं तो तब भी कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाई जाती है। क्यों दोस्तों? कांग्रेस को 70 साल की सज़ा मिल चुकी है, अब कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। अब सवाल पूछने का टाइम है भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी भगवान से, और किसी से सवाल पूछने का टाइम नहीं है। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो समझ लो दोस्तों, जो 2014 से पहले इस देश की स्थिति थी उससे ज़्यादा इस देश की स्थिति खराब होने वाली है। मान लीजिए दोस्तों, आप डेमोक्रेसी, आपने जितनी डेमोक्रेसी में जीना था आपने जी लिया है, अब डिक्टेटरशिप में जीने की आदत डाल लीजिए। फिर आवाज़ चुपचाप रहने की आदत डाल लीजिए, भक्तों से एंटी नेशनल सुनने की आदत डाल लीजिए, आपको गद्दार कब कह दिया जाएगा ये आदत डाल लीजिए।
आपको कब कहा जाएगा कि किसी मुसलमान के बारे में उल्टा सीधा बोलना है, तो इसकी आदत डाल लीजिए दोस्तों। अगर आपको देश को डेमोक्रेसी में जीना है तो दोस्तों सही आदमी से सही सवाल पूछो, गलत आदमी से सही सवाल मत पूछो। समझो दोस्तों, सही को सही, गलत को गलत कहो, और जय श्री राम बोलते रहो। हमारे वाले राम, भारतीय जनता पार्टी वाले राम नहीं। जय माता दी, जय श्री राम, भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद।